A nice hello to everyone from Commerce Education Hub. In today's class of BCom first year, inside the subject of business law, व्यवसायिक संयम के विषय में, we are going to unlock a topic, an act which was framed in 2000 and that is known as FEMA Act 2000. FEMA Act को हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी कहते हैं अथवा विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम. Clear? It was framed in the year 2000. Okay, and उसे लागू भी किया गया सन 2000 से आगे. आज हमारे इंडिया जैसी कंट्री में अर्निंग के 3 सोर्सेज हैं, जिसमें से फर्स्ट मेजर सोर्स है हमारे नेशनल इनकम और जीडीपी की ग्रोथ के लिए फॉरेन एक्सचेंज, जिसे हम विदेशी विनिमय भी कहते हैं. द सेकेंड वन इज टैक्स, जो कि हमारी गवर्नमेंट डोमेस्टिकली अटेन कर रही है, और साथ ही साथ द थर्ड वन इज ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर. सो जब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे लिए मेजर अटेनमेंट फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर्स और उस एक्ट में, ठीक है, एप्लीकेबल होने वाले कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे और उन बिजनेस रिलेशनशिप्स जो हमारे बाकी नेशंस के साथ में है, उसके लिए वो पॉजिटिवली एक फीडबैक आ सके. क्लियर? और इसे हमेशा इसकी अर्निंग इम्प्रूव हो सके, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हमें लेके आना है. तो इसके लिए इस एक्ट को इन द ईयर 2000 इट वाज फ्रेम्ड और तब से इसे लागू कर दिया गया. ठीक है. सो मेन एम देखिए इस एक्ट का रहा है टू फ्रेम पॉलिसीज, नीतियां तैयार करना, एंड ब्रिंग लॉज, यानी कि कानून स्थापित करना. फ्रेम पॉलिसीज, पॉलिसियों को हमें, नीतियों को तैयार करना है, ठीक है, और साथ ही साथ ब्रिंग लॉज, ऐसे कानूनों को स्थापित करना है जिससे हमारा जो विदेशी बाजार है, जहां पर हम व्यापार कर रहे हैं, वो उस पर विकास हो सके और किसी भी प्रकार की, आप कह लीजिए, मिस्टेक्स, एरर्स, फॉल्ट्स को रिमूव किया जा सके और हमारे बिजनेस रिलेशनशिप्स और साथ साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहे उन नेशंस के साथ जिनके साथ हम आज वर्ल्ड बिजनेस और ट्रेड कर रहे हैं. क्लियर? सो मेन एम इसका रहा है टू फ्रेम पॉलिसीज एंड टू ब्रिंग लॉज. अलॉन्ग विद दैट इसमें 3 मेजर प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है. ऐसी प्रक्रियाएं जिन्हें हमें फॉलो करनी होती है हर एक बिजनेस में. ओके. सो सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रोसीजर्स इंक्लूड द फर्स्ट वन इज टू मेक फॉरेन, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल. एक स्थिरता की जरूरत पड़ जाती है, एक स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ जाती है इस फॉरेन एक्सचेंज रेट में. फॉर एग्जांपल, आपके डॉलर का रेट $1 इज इक्वल टू, अब मान लीजिए कि 67 रुपीज़, ठीक है. अब $1 का रेट 67 रुपये है आज, लेकिन आने वाले कल में मान लीजिए अगर उसकी रेट इंक्रीज होकर के हो जाए 75 रुपीज़. सो एट इंक्रीज ऑफ 8 रुपीज़ इज सीन इन द रेट ऑफ डॉलर. क्लियर? तो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. वाई? बिकॉज आज हम 67 रुपीज़ पर डील्स कर रहे हैं, अब कल को हमें 75 रुपीज़ पर करना है, तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे. ओके. अलॉन्ग विद दैट हमारे पास लार्ज वैरायटी का प्रोडक्ट है जो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है और इंपोर्ट भी किया जा रहा है, आयात व निर्यात दोनों किया जा रहा है. सो अब इस प्रोसेस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फॉरेन एक्सचेंज के रेट में स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है. हर एक देश की अपनी करेंसी है, ठीक है, मुद्राएं हैं, उनका हमारे देश में, डोमेस्टिक कंट्री में एक स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है. सो इस एक्ट के माध्यम से हमने चाहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम स्टेबिलिटी लेकर के आए. ओके. अलॉन्ग विद दैट द सेकेंड वन इज टू चेक माल प्रैक्टिसेस इन फॉरेन बिल.
जो हमारे फॉरेन बिल्स बन रहे हैं, ठीक है, जो बिल हम जनरेट करके उस पार्टी को दे रहे हैं एक्सपोर्ट पर, या फिर उस इंपोर्ट पर हमें जो वो बिल प्राप्त हो रहा है उस पार्टी के द्वारा जो दूसरे देश को बिलोंग कर रही है, उन बिल्स पर किसी भी प्रकार की फ्रैजरी और फ्रॉड को हम रोक सकें। और माल प्रैक्टिसेस मीन्स उन पर किसी भी प्रकार का आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके इंपोर्ट तो नहीं करवा रहे हैं, इस पर भी सरकार नज़र रखती है। क्लियर? आपने एक्सपोर्ट्स किया तो क्या आपने एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लिए हैं उन कंट्री से ऑर्डर्स के टाइम पर, जो कि इलीगली आप उस पैसे को उस देश से यहाँ पर मंगवा रहे हैं। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। द फर्स्ट वन इज टू मेक फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल एंड टू चेक माल प्रैक्टिसेस इन फॉरेन बिल्स। ओके, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर कुछ सेक्शंस देखिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है, कुछ धाराएं हमारे लिए बनाई गई हैं, आइए हम उन्हें समझें। The sections include, the first one is section 3। क्लियर? सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली कौन से एक्ट में? फेमा एक्ट 2000। हर एक अधिनियम अपने साथ में कई सारी धाराएं लेकर के आती है, तो यहाँ पर धारा 3 यानी सेक्शन 3 फेमा एक्ट 2000 के अकॉर्डिंगली कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ रिसीप्ट्स ईदर द पेमेंट्स, यानी आप किसी भी प्रकार के भुगतान व प्राप्ति किसी भी धनराशि की नहीं कर सकते हैं जब तक आप आरबीआई से परमिशन नहीं ले लेते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री की, उससे आप परमिशन ग्रांट होने के बाद ही किसी भी प्रकार का रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या वो आपके किसी भी प्रकार के बाइंग एंड सेलिंग एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स, सो कोई भी रिसिप्ट्स या कोई भी पेमेंट्स हमारे बिजनेस के आरबीआई के परमिशन के बिना हम नहीं कर सकते। ऐसा कौन सी धारा में कहा गया? धारा 3 यानी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली वंस यू गेट द परमिशन यू कैन कंटिन्यू। ओके, नाउ द अनदर वन। अब आता है आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली आपने कोई भी फॉरेन प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल हाउस, विलास, डुप्लेक्सेस और बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, कुछ भी XYZ आपकी जो प्रॉपर्टी जो फॉरेन की है उसे ना तो आप खरीद सकते हैं, यानी नॉट यू कैन बाई और इधर यू कैन सेल, नहीं आप खरीद सकते हैं ना ही आप बेच सकते हैं। आपको सबसे पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ओके, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल जो है उन्हें चेकआउट करेगी, उसके बाद ही आपको परमिशन ग्रांट की जाती है। देन एंड देयर यू कैन बाई एंड सेल, आगे आप उसे खरीद व बेच सकते हैं। नाउ द थर्ड सेक्शन, सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमें बताता है कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जो हम करेंगे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स का, चाहे हम अपनी फॉरेन प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, सेक्शन 5 इन दोनों को एड ऑन करके बताता है कि ये जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो सेविंग अकाउंट के ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए, बचत खाते के किसी प्रकार का ये लेन देन का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये होगा सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ओके, बट इफ फाउंड गिल्टी, अगर आपने इन तीनों सेक्शंस का मान लीजिए बहिष्कार कर दिया, इन्हें अनफॉलो कर दिया, या आप गिल्टी पाए जाते हैं किसी भी प्रकार के मिस रिप्रेजेंटेशन या फॉल्सिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, आपने फॉल्सिफाई करके किसी स्टेटमेंट को दिया हुआ है गवर्नमेंट को और अंधेरे में रख करके आपने अपना लाभ उसमें से पाना चाहा, या फिर साथ ही साथ आपने ये सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट से नहीं किए हुए हैं आफ्टर गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपने इन तीनों सेक्शंस को अनफॉलो किया, फॉल्सिफाई किया, या फिर आप गिल्टी फाइंड आउट अगर कर जाते हैं तो व्हाट आर द पेनल्टीज, लेट अस नो द सेम बाय कंटिन्यू। ओके, so let us continue with the penalties, okay, which are put over by the government for you, penalties by FEMA। इस एक्ट में अगर आपने किसी भी चीज़ को नॉन जस्टिफाई किया या अनफॉलो किया या फॉल्सिफाई करते हुए आप गिल्टी पाए जाते हैं तो क्या आप पर पेनल्टीज लगाती है हमारी सरकार। ओके, सो द फर्स्ट वन इज कि अगर देखिए अमाउंट जस्टिफाइड है,
अगर आपने जितने भी धनराशि का गबन किया हुआ है तो उस पर आपको 3 टाइम्स द सम इन्वॉल्व पे करना होता है। ओके, 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना आपको पे द सम इन्वॉल्व, जितनी धनराशि का आपने गबन किया होगा उसका 3 गुना आपने पेनल्टी पे करना होता है। क्लियर? नाउ द सेकंड वन, इफ अमाउंट नॉट जस्टिफाइड, अगर उस धनराशि को आपने बताया नहीं या छुपा लिया या सरकार उस पर अभी जांच कर रही है, अभी वो बातें खुल करके नहीं आई कि आपने कितनी धनराशि का गबन किया। अब वो छोटी मोटा अमाउंट तो होना नहीं है, वो एक लार्जर अमाउंट होना है। अब बड़ी धनराशि है, लैक्स, क्रोर्स, बहुत सारे अमाउंट्स हो सकते हैं। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होगी तब तक 5,000 रुपीज पर डे आपने पेनल्टी देनी है। क्लियर? 5,000 रुपीज पर डे कब तक देना है? टिल इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज। क्लियर? जब तक जांच चल रही है, जब तक उस धनराशि का पता लगाएगी हमारी सरकार, या फिर इन्वेस्टिगेट करने के बाद में आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वर्किंग और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, तब तक आपने 5,000 रुपीज पर डे देना है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होती है। क्लियर? एंड इफ नॉट, अगर आपने इस 3 टाइम्स वाले अमाउंट को गवर्नमेंट को नहीं पे किया, ओके, या फिर अगर आप इस पेनल्टी को भी गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, और ये टाइम पीरियड आपके लिए फिक्स किया गया है 90 डेज, यानी कि विद इन 90 डेज, 90 दिनों के भीतर आपने ये दोनों पेनल्टीज को फेमा एक्ट के अकॉर्डिंगली सरकार को जमा करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया 90 दिनों के भीतर, तो गवर्नमेंट आपके लिए नोटिस इशू कर देती है, और उस नोटिस के बिहाफ पर आपके लिए एक वारंट जारी किया जाएगा, और उस वारंट के अकॉर्डिंगली आपको कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। और इस पर जो सजा का प्रावधान है, जो इम्प्रिजनमेंट है, वो आपके लिए 6 मंथ से लेकर के 3 इयर्स तक के लिए होता है। क्लियर? सो दिस वाज द एक्ट व्हिच वाज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, दैट वाज फ्रेम्ड इन 2000। हमने देखा कि इसका मेन एम क्या था, फिर हमने इसके प्रोसीजर्स के बारे में जाना, देन द सेक्शंस एंड नाउ द पेनल्टीज, एंड इफ नॉट सबमिटेड द पेनल्टीज विद इन 90 days, then you will be behind the bars. So this was the FEMA Act, which is necessary for us because it is a major attain of foreign exchange for India. Clear? Hope you would have understood it better. Thank you.